हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ हमने अभी शुरू की है उसका ये पार्ट 2 है। बहुत डिमांड थी आप लोगों की सब्जेक्टिव वीडियोस की, इसलिए हमने स्टार्ट किया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं जिससे आपका सारा अच्छे से डायमेंशंस कवर हो जाएंगे, सारे जो कि बार बार पूछे भी गए हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी भी है। उसमें से टॉप 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली के फ्री PDFs, ऑडियो सब कुछ मिल जाएंगे। और मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वो भी लॉन्च हो चुका है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है सिर्फ 99 रुपीज़ में। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो इनमें से कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राष्ट्रपति। तो देखिए, हमारे देश की जो संसद है यानी कि पार्लियामेंट, उसके 3 पार्ट हैं, ठीक है, 3 भागों से मिलकर वो बनी है। तो पहले है राष्ट्रपति, दूसरी है लोकसभा और तीसरी है राज्यसभा, ठीक है। जो राष्ट्रपति हैं वो स्वयं संसद का एक अंग है, इसलिए वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात कर लें कि ये जो होते हैं देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं और प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 58 जो है उसमें क्वालिफिकेशंस दी गई हैं राष्ट्रपति के पद की जो योग्यता है, ठीक है। और हम बात करें कि जो निर्वाचन है राष्ट्रपति का वो दिया गया है आर्टिकल 54 में, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, ये भी याद रखना है। और बाई द आर्टिकल 55 जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो अभी जस्ट हमने देखा कि जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसमें कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब सभी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो डी जो है विधान परिषद, इसके जो है ये किस में पार्ट नहीं लेता? तो राष्ट्रपति इलेक्शन में। ओके, चलिए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है? वो है राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है उसका जो सभापति होता है वो उसका सदस्य नहीं होता, और वो कौन होते हैं? हमारे देश के उपराष्ट्रपति। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। पदेन सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, जबकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ठीक है। राज्यसभा के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अधिकतम संख्या 250। जो राज्यसभा की संरचना है वो आर्टिकल 80 यानी कि अनुच्छेद 80 में दी गई है, ठीक है। और वर्तमान में ये संख्या कितनी है? तो 245, ठीक है। और हम बात करें कि जो राज्यसभा की सदस्य के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति, ठीक है गाइस। हम बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14 डेज में। तो जो धन विधेयक है हम उसके बारे में बात करें कि सबसे पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। धन विधेयक यानी जो मनी बिल है वो सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है।
और हम बात करें कि जो राज्यसभा तक जब ये बिल आता है तो 14 डेज़ में जो है ये लौटाना होता है, ठीक है, किसको? लोकसभा को। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा, मैंने अभी आपको बताया, कैन नेवर बी डिसॉल्व। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, ठीक है। अच्छे से देख लिया है हमने राज्यसभा के बारे में सब कुछ। लोकसभा में राज्यों की जो सीटें हैं, ठीक है, वो किस आधार पर आवंटित होती हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं लोकसभा की। जब यहाँ पर बात आई है तो देखिए लोकसभा की जो संरचना है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 81 में। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व के लिए एक अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, जैसे कि अभी हमारे मिस्टर ओम बिरला हैं, ठीक है। और हम बात करें कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, और ये दिया गया है आर्टिकल 93 में, ठीक है। फिर हम बात करें मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 500 थी, और अब अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं लोकसभा से जो आपको याद रखनी है। हम बात करें कि जो 2001 में संसद द्वारा जो 84वां संविधान संशोधन था उसके अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें जो हैं सीटों की जो संख्या है वो 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है मनी बिल के बारे में। ये सिर्फ जो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में, इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करें राज्यसभा में जब ये जाता है तो राज्यसभा को 14 डेज़ में इसको वापस भेजना होता है विद सजेशंस, और जो लोकसभा है वो बाध्य नहीं है राज्यसभा के मनी बिल के ऊपर सजेशंस मानने के। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 75, ठीक है। हम देखिए बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 75 जैसे कि हमने यहाँ पर बात की उसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। फिर हम बात करें कि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के लिए, और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है तो राष्ट्रपति के लिए। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? आंसर है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। हम इनकी बात करें चौधरी चरण सिंह तो ये जो हैं 1979, ठीक है ना, 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक का इनका कार्यकाल रहा है और लोकसभा का सामना ना करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने क्या कर दिया, फिर त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ओके, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सभी को पता है। संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय जो प्रणाली है, बेसिकली कल की वीडियो में भी ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये सबसे पहले हुई विकसित कहाँ पर? ब्रिटेन में, ठीक है। हमने वहीं से लिए है जो संसदीय प्रणाली है। और क्या लिया है ब्रिटेन से? तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, जो कि हमारे संविधान भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ओके, इसके बाद जो विधि निर्माण प्रक्रिया है वो भी हमने ब्रिटेन से ली हुई है। हम बात करें यूएसए यानी अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो देखिए मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ठीक है, फिर हम बात करें कि हमने रूस से क्या लिया है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A में है और करंटली कितनी है, 11 है। ठीक है, शुरुआत में 10 थी, अब कितनी है, 11 है, जो कि 11वीं है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई है, जिसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान उसमें रखा गया है। फिर हम बात करें आयरलैंड से जो लिए गए हैं, वो नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला एवं जो विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उनका जो चयन किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, मनोनयन जिसको बोलते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया से हम बात करें तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो मंत्रिपरिषद है वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए। और अगला ही क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो हमारा संघीय मंत्रिपरिषद है वो मतलब संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल 35(3) में। तो ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक यानी कि संघीय रूप से क्या उत्तरदायी होगी लोकसभा के लिए, और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं राष्ट्रपति के लिए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति हमने देखे, प्रधानमंत्री हमने देखे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उप प्रधानमंत्री का कोई भी उल्लेख वर्णन हमें नहीं मिलता। ठीक है, जो हमारे देश में सन 2004 से उप प्रधानमंत्री का पद क्या है, रिक्त है। पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 15 अगस्त 1917 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक रहे हैं। और लास्ट हम बात करें अभी 7वें जो थे लाल कृष्ण आडवाणी, सन 2004 तक रहे हैं, उसके बाद से ये पद रिक्त है। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, हम लोकसभा के बारे में तो बात कर ली है अच्छे से, अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। तो जो सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना, ये कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम बात करें कि विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना और जो परिणाम है वो घोषित करना, ये कौन करेगा, हमारे लोकसभा अध्यक्ष। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसका होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, और हम बात करें कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो श्री GV मावलांकर। ओके, और उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम, और करंटली कौन है, तो मिस्टर ओम बिरला। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, तो कौन सा अनुच्छेद है ये, ठीक है, अनुच्छेद 76। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हम बात करें महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल
तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। इतना यहाँ से हमें याद रखना है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एडवोकेट जनरल, और ये दिया गया है आर्टिकल 165 में। और करंटली जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हैं वो कौन हैं? तो के वेणुगोपाल। इतना हम इस क्वेश्चन से याद करेंगे। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो आंसर है इसका संभागायुक्त, ठीक है, जिसको हम डिविजनल कमिश्नर भी बोलते हैं। तो संभागायुक्त की जो भूमिका है, संभाग में स्थित सभी राज्य सरकार कार्यालयों के पर्यवेक्षक प्रमुख के रूप में कार्य करना है, ठीक है। सभी कलेक्टर जो हैं इन्हीं के अंडर वर्क करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति की जाती है बाय द प्रेसिडेंट, बाय द राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, दिया गया है आर्टिकल 214 में। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, अनुच्छेद 231 के अनुसार, ठीक है। और हम बात करें कि जो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन है एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये दिया गया है आर्टिकल 217 में, ठीक है। कुछ योग्यताएं होती हैं उनकी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार के जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं राज्यपाल, ठीक है। सो हम बात कर लें राज्यपाल। जो संविधान का भाग 6 है उसमें राज्य शासन के लिए प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और जो मूल संविधान में अनुच्छेद 153 है उसमें यह उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन है वो 1956 में हुआ, उसमें ये जोड़ा गया कि जिसके अनुसार जो 7वां संविधान संशोधन 1956 है, ठीक है ना, उसमें हम एक बात करें, ये जोड़ दिया गया कि जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है। जैसे करंटली अभी हम देखें आनंदीबेन पटेल एमपी और यूपी दोनों का ही कार्यभार संभाल रही हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं महाराष्ट्र और गोवा दोनों जगह का कार्यभार संभाल रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, ठीक है, परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है बाय द आर्टिकल 156(1) और वह पद त्याग कर सकता है, यह है आर्टिकल 156(2), ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, ठीक है। और हम बात कर लें कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, तो वो क्या क्या हैं? तो कार्यपालिका शक्ति, ठीक है ना, राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य जो होते हैं राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। और राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को ये परामर्श देते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें विधायी अधिकार, राज्यपाल हैं विधानमंडल का एक अभिन्न अंग हैं बाय द आर्टिकल 164, ओके। और हम बात करेंगे वित्तीय अधिकार और हम बात कर लें न्यायिक अधिकार, ठीक है। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आर्टिकल 167, ठीक है, आर्टिकल 167। हम बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में अपना बहुमत दल का नेता हो। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता करता है और मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है, ठीक है। हम बात करें कि जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2003, उसके अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के
15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और राज्यपाल के जो सारे अधिकार हैं उनका प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है? जो हम बात कर ले निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान, तो ये है आर्टिकल 324। ठीक है ना। संविधान का भाग कौन सा है? 15वां। और आर्टिकल 324 से लेकर 329। ठीक है। ये जो है निर्वाचन से संबंधित उपबंध इसमें दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी और ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचक जो आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु है, जो भी पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है। और हम बात करें जो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव जो आयुक्त हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर का वेतन दिया जाता है। पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज जो विषय है कौन सी सूची का विषय है? तो क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है इसका राज्य सूची का। ठीक है। पंचायती राज जो है वो क्या है? राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ये बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है। और 11 अक्टूबर 1959 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया था। ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो हम बात कर लें इस क्वेश्चन की कि जो केंद्र सरकार का व्यय है उसको नियंत्रित करने की जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित हैं? तो बेसिकली सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। क्या होगा सही आंसर? आंसर है इसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 148 से लेकर 151 तक। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। करंटली कौन है? तो जीसी मुर्मू हैं। अभी 8 अगस्त को ही उनको नियुक्त किया गया है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है। और इसकी जो पदावधि है वो 6 वर्ष की होगी। ठीक है ना। अगर उससे पहले वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो अवकाश ग्रहण कर लेगा। ठीक है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे कि स्थानीय निकाय वगैरह। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इनमें से कौन सी है जो कमिटी सभी ने पढ़ी होंगी, तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो आंसर है इसका प्राक्कलन समिति। ठीक है। तो हम बात करें इसमें 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता, इतना याद रखना है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा की उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है। और प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन में रखती है। ठीक है। सदन के समक्ष रखती है। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? अब भी जस्ट बताया, प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर है इसका 22। ठीक है। तो हम बात कर लें कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में इसको माना जाता है। समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 जो है राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो जिस तरीके से वो होते हैं ना प्रेसिडेंट इलेक्शन, उसी तरीके से। और इस समिति के जो अध्यक्ष का मनोनयन है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। और 1967 में पहली बार श्री मीनू
मसानी जो विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया। तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि इनका काम क्या है। तो ये समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग हैं हमारे, उनके द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। ठीक है। और समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता, इन सब की जो कमी है वो खोजती है। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भाग 5 में। ठीक है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो आंसर है 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है ना। 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक ये रही ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप माना जा सकता है? तो आंसर है इसका मजदूर संघ के सदस्य। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।